नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट मीन्स हिंदी में कहते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक तो इसकी हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मीन्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने के वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो वर्ड हैं वो आपको समझ में नहीं आती, जैसे टेन्योर होल्डर क्या होता है, टेनेन क्या होता है, बुहरी जो खुटकटीदार है वो क्या है, मुंडारी खुटकटीदार क्या है, इसके बाद खेवट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। क्यों? क्योंकि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है यदि आप इसके चैप्टर को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से सवाल भी आते हैं और जो इजी सवाल होते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आप आराम से 12 में से, चूंकि 12 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे तो लगभग 3 से 4 प्रश्न आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बना के आएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस पर। देखिए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, हिंदी में आपको जैसा कि मालूम है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कहते हैं। काश्तकारी क्या होती है इस पर हम आगे बात करेंगे। देखिए, 1908 को आया और तारीख की बात करें तो 11 नवंबर 1908। ठीक है, इससे सवाल एग्जाम में पिछले जेपीएससी में पूछा था, तो तारीख तो आपको याद ही हो गया। अब देखिए, तारीख से आप समझ रहे हैं कि 1908 में ये आया है, इसका मतलब ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। उस टाइम में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो 15 अगस्त हमें को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो उसके पहले की ये कानून है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए हैं। देखिए, ये एक लैंड रिफॉर्म एक्ट है। लैंड रिफॉर्म का मतलब समझते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं भूमि सुधार। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक लैंड है, उसमें क्या होता है, बेसिकली खेती वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो इसमें बेसिकली टैक्स कैसे लिया जाए, तो ये टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है, किससे कलेक्ट करना है, किससे नहीं करना है, इसी जो है बेस्ड ये नियम है। ठीक है, अब ये नियम कैसे बना उस पर हम आगे बात करेंगे। तो यदि आप लैंड रिफॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो हमारे भारत में 2 प्रकार की लैंड रिफॉर्म आपको देखने को मिलती है। एक तो है प्री इंडिपेंडेंट, जो कि संविधान जो हमारे देश के आज़ाद होने के पहले 15 अगस्त 1947 के पहले बनाई गई थी, और कुछ ऐसे रिफॉर्म हैं जो बाद में बनाई गई हैं, उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं। चलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे झारखंड की बात करें तो शुरू से ही जो है यहाँ पे लोग जो है जंगलों में ज़्यादा रहना पसंद करते थे। और आप ध्यान से देखेंगे, यदि आप यहाँ के सिस्टम को देखें तो जैसा कि मुंडा शासन व्यवस्था था, है ना, मुंडा शासन व्यवस्था हो गई, नागवंशी शासन व्यवस्था हो गई, मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो गई। इनमें एक बात बहुत कॉमन थी। कॉमन क्या थी? ये जितनी भी शासन व्यवस्थाएं थी, इसमें जो टैक्स लेने का प्रावधान है वो प्रारंभ में नहीं था। हालांकि बाद में जब मुगल जो है यहाँ पे झारखंड में मुगल का प्रवेश हुआ, उसके बाद यहाँ पे टैक्स लेने की रीत जो है वो नियम बन गया कि भाई अब टैक्स देना पड़ेगा। मगर मुगल के समय में भी आप यदि टैक्स को ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली उतना जो टैक्स लिया जाता था उतना कैश नहीं लिया जाता था। ठीक है, उतना मतलब प्रेशर से नहीं लिया जाता था। ठीक है, कभी दिया कभी नहीं भी दिया, उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता था। मगर जब अंग्रेज यहाँ पे टैक्स लेना स्टार्ट किए तब दिक्कतें आने लगी। अब यहाँ पे अंग्रेज जो है यहाँ पे टैक्स लेना कब स्टार्ट किया, तो जैसा कि आपको मालूम है कि 1764 एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है तारीख होती है, 1764, जिसमें बैटल ऑफ बक्सर, जिसे हम कहते हैं बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर जो है वो बिहार में ही पड़ता है। तो बैटल ऑफ बक्सर में जो है अंग्रेज जीत जाते हैं। बेसिकली बैटल ऑफ बक्सर में 2 पार्टी लड़ी थी। एक तरफ थे अंग्रेजों के तरफ से हेक्टर मुनरो थे। दूसरी तरफ यदि बात करें तो 3 लोगों ने इसमें मिला था। बेसिकली 3 लोग ही थे, हालांकि और भी पार्टी थी, मगर 3 मुख्य पार्टी थी, जिसमें बंगाल के पूर्व नवाब जो कि मीर कासिम थे, वो इसमें जो है लड़ाई लड़े थे। उसके बाद प्लस इसमें क्या था, तो मुगल के जो आपके बादशाह थे, मुगल बादशाह जो कि शाह आलम द्वितीय थे, हालांकि उनके पास कोई पावर नहीं थी। ये शाह आलम द्वितीय ना, ये बंगाल में जो अवध के जो नवाब है उनके पास आके बैठे हुए थे। ठीक है, इसीलिए कहानी है, खैर उसको आपको अभी नहीं जानना है। इसके बाद तीसरा यहाँ पे जो पार्टी थी वो थे अवध के नवाब। तो ये जो 3 थे अवध के नवाब, इसमें से बेसिकली जो मेन सैनिक थे वो अवध के ही थे, क्योंकि ये बंगाल के जो पूर्व नवाब है वो भी भागे हुए थे, शाह आलम द्वितीय भी भागे हुए थे अवध में। ठीक है, तो इन तीनों ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ और इसमें अंग्रेज की जीत हो गई। ठीक है, और इस जीत के बाद क्या हुआ, इस जीत के बाद एक संधि बनाई गई जिसके कहते हैं इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई। और इसी इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ कि बंगाल की जो दीवानी है,
दीवानी का मतलब टैक्स कलेक्शन का राइट, दीवानी राइट्स का मतलब टैक्स कलेक्शन का राइट। तो बंगाल की दीवानी जो है 1765 में अंग्रेजों के पास आ गई। अब अंग्रेज जो है टैक्स लेने के लिए स्वतंत्र हो गए, अब ये टैक्स लेना स्टार्ट करेंगे। अब जब ये टैक्स लेना स्टार्ट करेंगे तो ये तो देखेंगे भाई क्या कानून है यहाँ पे। तो इन्होंने सबसे पहले 1765 में जब इनको दीवानी राइट्स मिली तो 1790 से लेकर 93 के बीच, तो बेसिकली 1793 की तिथि आपको याद रखनी है। कॉर्नवालिस इस टाइम में गवर्नर जनरल यहाँ पे थे, कॉर्नवालिस, ठीक है। तो जो कॉर्नवालिस थे जो कि गवर्नर जनरल थे, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है आपको मालूम है कि स्थायी बंदोबस्त जो है वो लगाया, परमानेंट सेटलमेंट जिसको कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त का मतलब यह होता है कि जो जमीन है इसके जो मालिक है वो किसको बना दिया गया, जमींदार को बना दिया गया। और जो टैक्स है वो 10 साल के लिए बिल्कुल फिक्स कर दी गई, 10 ईयर्स के लिए। चूंकि ये 10 साल के लिए फिक्स कर दी गई इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। तो कॉर्नवालिस ने ऐसा किया कि अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो 1793 की हम बात कर रहे हैं, जो टैक्स जो है इसके लिए स्थायी बंदोबस्त किया, बंगाल में ही किया बेसिकली। और उस टाइम में आपको मालूम है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा और झारखंड जो भी आप देख रहे हैं वो एक ही अंदर था, बंगाल के अंदर ही सारी आती थी, ठीक है। तो इसके पहले हमारे झारखंड में बेसिकली टैक्स वैसे कलेक्ट नहीं होता था। आपको मालूम है कि यहाँ पे बहुत सारी शासन व्यवस्थाएं थी, जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था है, उसके बाद आपको मालूम है कि मुंडा शासन व्यवस्था थी, उसके बाद आपको मालूम है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था थी। इसमें जो है बेसिकली आप ध्यान से देखिएगा तो प्रारंभ में इनमें टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, ये लोग मिल के सामूहिक खेती करते थे, मिल के जो है खेती करना है, ठीक है। तो मिल के ये खेती करते थे जिसके कारण ये लोग जो है टैक्स वगैरह लेते नहीं थे, ठीक है। तो टैक्स कलेक्शन का आपस में जो वहां पे राजा हुआ करते थे, देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि जैसे कोई गांव है, गांव का हेड क्या होता था, मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा होता था, ठीक है। और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में यदि देखेंगे तो कुछ गांव को मिला के पढ़ा बनता था, या आप यदि पट्टी बात करें तो पट्टी बनता था, ठीक है। तो पट्टी के जो हेड होते थे वो मानकी कहलाते थे, ठीक है, मानकी। तो बाद में जब मुगल यहाँ पे आए तो मुगलों ने यहाँ पे टैक्स लेना स्टार्ट किया था, हालांकि अंग्रेजों के पहले। हालांकि मुगल उतना दबाव नहीं बनाते थे जितना यहाँ पे अंग्रेजों ने दबाव बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मानकी को कहा गया कि एक काम करो, तुम टैक्स लेना स्टार्ट करो, और इसको भुइहर कहा जाने लगा, मानकी को ही जो है भुइहर कहा जाने लगा, ठीक है। तो टैक्स लेना जो है वो मैंने कहा कि मुगलों के समय से स्टार्ट हो गया था, मगर अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट जमींदारों को यहाँ का क्या बना दिया, उसका अधिकारी बना दिया, मतलब जमींदार मालिक बन गए। मगर उसके पहले जो आप देख रहे हैं मुगलों के समय, मालिक जो है वो मुगल नहीं थे। उस टाइम में जो मालिक है वो यहाँ के जो आदिवासी हैं वही थे, उनको सिर्फ टैक्स देना होता था। मगर अब क्या हो गया सिस्टम, अब हो गया कि भाई तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुमको क्या करना है, काम करना है और टैक्स देना है, ठीक है। तो यह सिस्टम यहाँ पे लगा दी गई। तो इससे क्या होगा, साथ ही साथ इसमें क्या हुआ ना कि अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो कैश में करते थे, और इसके पहले जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसमें कैश नहीं होता था उतना। उसमें जो टैक्स होता था वो मान लीजिए कोई क्रॉप हुआ तो क्रॉप ही ले लिया, लेकिन इसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई कैश दो, जमींदारों को कहा कि कैश दो। तो जमींदार भी ज़्यादातर जो है कोशिश करते थे कि हम कैश जो है ज़्यादा से ज़्यादा लें। इससे क्या होता था कि ये जो यहाँ पे झारखंड के आदिवासी लोग थे, उनको क्या करना पड़ा, जो साहूकार यहाँ के थे जो यहाँ पे कर्ज देते थे उनसे कर्ज लेना पड़ता था, वो उनको फसल बेचते थे, इस प्रकार से भी चीज़ें होती थी, गिरवी रखते थे, और यहाँ पे वो जो है कर्ज लेके उनको यहाँ पे टैक्स जो है देना पड़ रहा था। तो इससे काफ़ी जो है यहाँ पे रोष पैदा हो गया था, काफ़ी गुस्सा था लोगों में, जिसके कारण आप देखेंगे कि 1831-32 में एक बहुत ही भयंकर विद्रोह हुआ जिसका नाम है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, ठीक है। तो ये जमीन के खिलाफ ही था कि जमीन में जो टैक्स कलेक्शन की चीज़ें हैं उनके खिलाफ ही ये विद्रोह था। इसके बाद यदि आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे झारखंड में आपको एक संथाल विद्रोह भी देखने को मिलते हैं, जो कि बाद में हालांकि हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे जो एक विद्रोह है जो काफ़ी बाद में हुआ, जिसका नाम है 1895 में से लेकर 1900 के बीच में, जिसको कहते हैं मुंडा उलगुनान या मुंडा विद्रोह, ठीक है, जो कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में क्या हुई थी, नेतृत्व में जो यहाँ पे जो है वो विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद 1895 में ये जो विद्रोह हुआ 1895 से 1900 के बीच में, जिसको हम लोग मुंडा विद्रोह कहते हैं,
1895 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों में एक मैसेज गया कि नहीं, अब हमें कुछ कानून जरूर बनाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। जो विद्रोह हुआ था ये काफी खतरनाक विद्रोह था, है ना। जमींदार यहाँ पे जो रह रहे थे, यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी रह रहे थे, उनको मारा भी गया, ठीक है। तो डर से वो आने भी थोड़ा सा बंद कर दिए, तो ये भी एक दिक्कत थी। तो अंग्रेजों को लगा कि नहीं, हम यदि कोई नियम नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे साहूकार भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, उनको भी मुश्किलें आएंगी, जिसके कारण यहाँ पे एक एक्ट जो है वो बनाया गया। उसके पहले देखिए एक एक्ट आया था, मैं बताना चाहूँगा 1837 में, जो मैंने बोला ना अभी कि 1831 से 32 के बीच में जो है कोल विद्रोह हुआ। उसके बाद एक रूल आया 1837 में, जिसको हम लोग विल्किंसन रूल कहते हैं। विल्किंसन किन्सुन बाबू के नाम से ये फेमस थे, विल्किंसन रूल, ठीक है। इन्होंने नियम बनाया कुछ, और उसमें बहुत सारी रियायतें दी गई, ठीक है। और उसमें जो व्यवस्था की गई, उसमें जैसे मुंडा मान के सिस्टम है, ये जो हमारे झारखंड में जो आदिवासी वाला सिस्टम है कि आप अपनी जो शासन व्यवस्था है खुद चलाइए, इसको जो है बोला गया विल्किंसन रूल में कि ठीक है आप ये सिस्टम चलाइए, ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है घटनाएं, जैसे कि हमने बोला कि जो 1895-1900 के बीच में जो मुंडा विद्रोह हुआ, इसके फलस्वरूप लगा कि नहीं अब हमें कुछ बनाना पड़ेगा, जिसके कारण 1903 में क्या हुआ कि एक जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन जो कि एक जर्मन पादरी थे, ठीक है। जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ने एक इसका ब्लूप्रिंट बनाया, किसका, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का, ठीक है। उन्होंने सर्वे वगैरह करके यहाँ पे एक्ट बनाया, हालांकि उसके पहले भी कुछ सर्वे हुआ था, उस पर भी हम अभी बात करेंगे। तो जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन ने क्या कहा, 1903 में एक जो है ब्लूप्रिंट बनाया। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि ड्राफ्ट बनाया कि इस तरह से ऐसे ऐसे रूल बनेगा। उसके बाद इसको पारित कर दिया गया 11 नवंबर 1908 को, जो कि आप अभी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है। यदि बात करें 1903 में जब ड्राफ्ट बनाया गया था, इस टाइम में जो आपके गवर्नर जनरल थे, इस टाइम में गवर्नर जनरल का नाम अब होगा वायसराय, ठीक है। देखिए वायसराय और गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 1857 आपको मालूम है कि जब क्रांति हुई थी, इसके बाद यहाँ पे हमारे भारतवर्ष में क्राउन रूल आ गया था। क्राउन रूल का मतलब क्या होता है, क्राउन रूल का मतलब है कि अब जो है रानी का शासन, ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन यहाँ पे होने लगा, कंपनी का शासन खत्म हो गया, ठीक है। तो पहले जो कंपनी के जो को हेड करते थे उसको बोलते थे गवर्नर जनरल, अब उसी का जो नाम है वो बदल कर दिया गया वायसराय। तो गवर्नर जनरल जो होता था वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता था, मगर जो वायसराय है वो अब क्या होगा कि बेसिकली वो क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि जो रानी का शासन है उसका वो हेड हो रहा है, ठीक है, समझे बात। तो वायसराय जो है उस टाइम में लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, 1903 में। और जब इसे पारित किया गया 1908 में, तो उस टाइम में जो वायसराय थे वो कौन थे, तो इस टाइम में लॉर्ड मिंटो टू थे, ठीक है। तो आपको ये जरूर यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाने की संभावना है, तो इसको जरूर आप याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि भाई यहाँ पे संथाल लोग जो है, संथाल मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, आदिवासी लोग यहाँ के जो मूल लोग हैं या यहाँ पे जो आकर बसे भी थे, उनको जो है यहाँ पे शांति वातावरण पसंद था, उनको जंगल में रहना पसंद था। मगर जब जमींदारी सिस्टम लाई गई तो जंगलों को भी काटा गया, जंगलों के जो अधिकार हैं वो आदिवासियों से छीन लिए गए और इसको जमींदारों को दे दिया गया। बहुत सारे संरक्षित वन बनाए गए, ठीक है। उससे जो है अंग्रेज जो है उसमें जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। लोगों को रोक लगा दिया गया कि तुम जंगल में कुछ लकड़ी नहीं काट सकते। ये सारी चीज़ें की गई, जिससे लोग भड़क गए थे, जिसके कारण बहुत सारे आंदोलन हुए। और उस आंदोलन के फलस्वरूप यहाँ पे जो है ये 1908 में ये जो है कानून बना, एक एक्ट बना, ठीक है। तो ये इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। अब हम लोग इस पर कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उस पर बात करेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, यदि हम छोटा नागपुर एक्ट की बात करें, जो टेनेंसी एक्ट है, ये कहाँ पे लागू होती है, सबसे पहले ये समझिए। हमारे झारखंड में 5 प्रमंडल, आपको 5 डिवीजन देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो 4 डिवीजन है उसमें ये लागू होती है, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, उसके बाद पलामू और उसके बाद कोल्हान। ये 4 प्रमंडल, हालांकि कोल्हान तो बाद में बना है और उस टाइम में छोटा नागपुर ही होता था उस टाइम में, इसलिए इसको छोटा नागपुर एक्ट बोला जाता है। मगर बाद में डिवीजन जो है बट गए, उसके बाद पलामू बना, फिर नॉर्थ छोटा नागपुर बना, फिर साउथ छोटा नागपुर बना, फिर कोल्हान प्रमंडल बना। तो अभी फिलहाल ये 4 प्रमंडल में लागू है। और 5वां प्रमंडल जो कि संथाल परगना है, इसमें एसपीटी लागू है,
संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू है 1949, जिसपे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रमंडल में लागू, यहाँ से भी एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। यदि जिलों की बात करें तो ये 4 प्रमंडल मिलकर बनते हैं 18 जिले। ठीक है, और झारखंड में है 24 जिले और संथाल परगना में होते हैं 6 जिले। तो ये 6 जिले में आपको मिलेंगे एसपीटी और 18 जिले में मिलेंगे आपके सीएनटी। ये 6 जिले के नाम की हम बात करें तो आपको इसमें क्या होगा, दुमका है, देवघर है, गोड्डा है, साहिबगंज है, पाकुड़ है। ठीक है, उसके बाद जामताड़ा है। ठीक है, तो ये है, जामताड़ा सबसे बाद बना है। ठीक है, तो दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। तो जामताड़ा सबसे बाद में बना है इस डिवीजन में। तो ये 6 जिलों में ये एसपीटी लागू है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे यदि हम बात करें, देखिए यदि हम बात करें तो ये तो अंग्रेजों के समय बनाई गई थी, मगर क्या हमारे संविधान में ये संवैधानिक मतलब है या नहीं है, संविधान में कुछ इसमें जोड़ा गया है कि नहीं। देखिए 1990 की बात है, तो जो सीएनटी एक्ट की धाराओं को, कुछ धारा को क्या किया गया था कि जो हमारा जो 66वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1990, उसमें 9th शेड्यूल में इसके कुछ धाराओं को डाल दिया गया था। ये 9th शेड्यूल क्या है, ये 9th शेड्यूल में आपको लैंड रिफॉर्म के एक्ट दिखते हैं। ठीक है, लैंड रिफॉर्म के एक्ट देते हैं। देखिए बेसिकली लैंड रिफॉर्म में 9th शेड्यूल में क्यों डाला गया इसको, ये छोटा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट है ये 9th शेड्यूल में क्यों डाला गया, इसके पीछे कारण ये है कि जब आप किसी चीज को, किसी एक्ट को 9th शेड्यूल में डालते हैं तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कम करती है। सवाल ये उठता है कि क्या 9th शेड्यूल में डाली गई कोई भी अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकती है क्या? ऐसी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसमें रद्द भी कर सकती है, इसमें संशोधन की भी बात कर सकती है। मगर 24 अप्रैल 1973 एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, 24 अप्रैल 1973। तो ये 24 अप्रैल 1973 की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसे हम केशवानंद भारती केस कहते हैं, केशवानंद भारती केस। तो इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी मान लीजिए अमेंडमेंट होता है, कोई भी मान लीजिए पहले से कानून बनी हुई है, तो आपको मालूम है कि पार्लियामेंट के पास क्या होती है, उसको अमेंडमेंट करने की, उसमें संशोधन करने की ताकत होती है। ठीक है, पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है, मगर ऐसा संशोधन न कर दे जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे संविधान की जो मूल संरचना है, मूल संरचना का यदि हम शॉर्ट में बात करें तो उसका यह मतलब होता है कि ऐसा कानून न बना दिया जाए कि लोगों के फंडामेंटल राइट छिन जाए। ठीक है, कुछ इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि यहां पे आप संशोधन भले ही कर सकते हैं मगर दूसरा संविधान नहीं ले सकते। ठीक है, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इसमें जो है साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप संशोधन भले ही कर सकते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर रहेगी कि हम उसको रिव्यू करेंगे कि आपने संशोधन कहीं गलत तो नहीं कर दिया है। यदि आपने गलत किया है तो हम उसमें रिव्यू करेंगे और उसको रद्द भी कर सकते हैं। ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 24 अप्रैल 1973 यही डेट में चूंकि जजमेंट आया था, तो इसके पहले यदि कोई भी कानून, कोई भी एक्ट यदि 9th शेड्यूल में, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे संविधान में 12 अनुसूची है जिसको हम लोग शेड्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, उस 12 अनुसूची में से 9वीं जो अनुसूची है 9th शेड्यूल, तो इसमें यदि कोई कानून डाल दिया गया है 24 अप्रैल 1973 के पहले, तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं करेगी, मगर उसके बाद यदि कोई कानून डाली गई है तो उसको रिव्यू कर सकती है। और जैसा कि आपको मालूम है ये जो डाला गया है हमारे, जब हम सीएनटी की कुछ धाराओं को हमने डाला है तो वो 1990 में डाला है, राइट। इसका मतलब 1973 के बाद डाला है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उसमें कुछ भी वो रिव्यू कर सकती है, चाहे तो रद्द भी कर सकती है यदि ऐसा लगता है उसको तो। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहकाव में न रहे। मगर हाँ, ऐसा है कि जब 9th शेड्यूल में कोई कानून को डाल दिया जाता है तो जनरली सुप्रीम कोर्ट उतनी जल्दी जो है उसको रिव्यू नहीं करती है। ठीक है, तो इतना हमने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां से क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर हम लोग बात करें। देखिए अब यहां से हमारी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जैसा कि आपको मालूम है कि हम जब बात कर रहे हैं सीएनटी की, तो ये एक भूमि से संबंधित कानून है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भूमि से। तो हमारे पास मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है। अब लैंड है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा लैंड पे, ठीक है। किसको देना पड़ेगा? तो सिस्टम देखिए, जब 1908 में हमारी ये जो एक्ट बनाई गई थी उस टाइम में जमींदार थे। हम यदि झारखंड की बात करें तो 1950 में कानून बना जिसके तहत जमींदारी उन्मूलन किया गया। उसके बाद जमींदारी खत्म कर दी गई, मगर उसके पहले तो हमारे यहाँ जमींदारी थी, ठीक है। तो जब 1908 में यह कानून बना है, हम बात करें सीएनटी की, तो डेफिनेटली उस टाइम में जमींदारी सिस्टम तो थी। तो उस कंडीशन में उस टाइम में जमींदार टर्म का यहाँ पे यूज किया गया है
ठीक है। और अभी जमींदार के जगह में आप गवर्नमेंट बोल सकते हैं, सरकार, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इंपॉर्टेंट है। जहां भी आप जमींदार देख रहे हैं तो सीएनटी में वो गवर्नमेंट अब हो गया, वो गवर्नमेंट, अब जमींदारी खत्म हो गई, उसके जगह में सरकार आ गई। अब देखिए कैसे टैक्स जो है वसूला जाता है, इस पे हम एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। एक टर्म आता है टेन्योर होल्डर। टेन्योर होल्डर का मतलब होता है भूधारक, जिसके पास जमीन है, ठीक है। एक जमीन है जिस किसी के पास, और उस जमीन में वो किसी को भी रख सकता है काम करने के लिए, ठीक है, खेती करने के लिए, या उसमें वो खुद भी खेती कर सकता है, ठीक है। इसके पास ये दोनों पावर है, और जिसको वो खेती करने के लिए रखेगा उससे वो टैक्स वसूल सकता है। जैसे ये जो है टेन्योर होल्डर क्या करता है, ये बेसिकली जो काश्तकार होते हैं, जिसको हम लोग टेनेंट बोलते हैं, ठीक है, उनको रखता है कि आप खेती करिए और टैक्स दीजिए हमें। तो ये खेती करेगा तो ये काश्तकार क्या करेगा, टैक्स देगा। यदि हम टेनेंट को एक मतलब लाइन में बोले, हम टेनेंट की अभी परिभाषा पूरी बात करेंगे, कौन कौन से इसमें धाराएं हैं उस पर भी बात करेंगे, मगर यदि एक लाइन में हम बोले कि टेनेंट का मतलब क्या होता है, तो टेनेंट का मतलब यह होता है कि यदि किसी जमीन पे वो खेती कर रहा है और उसके बदले वो टेन्योर होल्डर को टैक्स दे रहा है, तो उसे हम टेनेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए इतना हमने समझ लिया। और टेन्योर होल्डर क्या करेगा, टेन्योर होल्डर जो है वो टैक्स कहां पे पेड कर देगा, गवर्नमेंट को पेड कर देगा। पहले जमींदार को देते थे, मगर अब वो गवर्नमेंट को दिया जाता है। और यदि हम ब्लॉक लेवल में बोले तो ब्लॉक लेवल में सीओ के पास जाता है, सर्कल ऑफिसर, अंचलाधिकारी के पास ये जो है जाता है, क्योंकि जमीन से संबंधित चीजें आपको मालूम है कि अंचल अधिकारी ब्लॉक लेवल में देखते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की बात करेंगे। तो टेनेंट हमने बोला, टेनेंट क्या है, तो टेनेंट को हिंदी में बोलते हैं काश्तकार। क्या है, फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा। टेनेंट का मतलब एक लाइन में भी बोलूं तो ऐसा कोई बंदा जो किसी भी टेन्योर होल्डर के अंदर में लैंड ऑक्युपाई किया है, लैंड पे वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, और उसके बदले टेन्योर होल्डर को क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि टेन्योर होल्डर के अंदर में जमीन थी, उस जमीन को इसने टेनेंट ने लिया, ठीक है। इसको पट्टा भी इसको मिल सकता है जमीन का, ठीक है, पट्टा भी मिल सकता है। तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो आपको ऑक्युपाइंग रेयर देखने को, ऑक्युपेंस रेयर देखने को मिलते हैं, एक आपको नॉन ऑक्युपेंस रेयर देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्युपेंस रेयर का मतलब यह होता है कि इनके पास पट्टा होगा, इनके पास पट्टा नहीं होगा, मतलब ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। अब देखिए ये टेनेंट समझ गए बात। दूसरी है टेन्योर। तो टेन्योर के बारे में हमने बोला कि टेन्योर क्या है, देखिए यहां से टेन्योर के बारे में हमने नहीं बोला है। टेन्योर क्या है, टेन्योर इज अ राइट। टेन्योर एक अधिकार है। किस प्रकार का अधिकार, अधिकार इस प्रकार का कि टेन्योर जो है आपको, जैसा कि यहाँ पे देखिए किसका ये राइट है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टेन्योर होल्डर का राइट होता है बेसिकली, टेन्योर होल्डर का अधिकार। टेन्योर जो होता है, देखिए यहाँ पे देखिए टेन्योर होल्डर है ना, बट अभी हम किसकी बात करें, टेन्योर की बात करें। व्हाट इज टेन्योर, तो टेन्योर इज अ राइट, ये एक अधिकार होता है। क्या होता है, अधिकार होता है। क्या चीज का अधिकार होता है, तो टैक्स लेने का अधिकार होता है कि जमीन हम किसी को देंगे, किसको देंगे, तो टेनेंट को देंगे, काश्तकार को देंगे, और उसके बदले में क्या लेंगे, रेंट लेंगे, टैक्स लेंगे, लगान लेंगे, और उस लगान को किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे, कुछ अपना लाभ रखने के बाद, ठीक है। तो टेन्योर क्या है, एक अधिकार है। किसका अधिकार है, टेन्योर होल्डर का अधिकार है, ठीक है। किसका अधिकार है, टेन्योर होल्डर, इसी का अधिकार है। क्या अधिकार है कि हम जमीन किसी को भी दे सकते हैं काम करने के लिए, किसको देंगे, टेन्योर होल्डर, टेनेंट को देंगे, और उसके बदले में टैक्स लेंगे, और वो टैक्स हम गवर्नमेंट को अपना हिस्सा रख के दे देंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग, आई होप समझ में आया होगा, टेन्योर। आगे हम बात करेंगे जमींदार की, सरकार की, जिसको हम लोग लैंडलॉर्ड बोलते हैं। आप समझ गए हैं, जमीन के जो मालिक होते हैं उसको जमींदार बोला जाता है। अब तो जमींदारी नहीं रही, अब क्या है, तो अब है सरकार, जो जमीन के एक्चुअल मालिक होते हैं। अब अगली है जिसको कहते हैं हम लोग टेनेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं काश्तकारी। काश्तकारी का मतलब क्या होता है, काश्तकारी का मतलब होता है ये एक सिस्टम है, दिस इज अ सिस्टम। अभी जो हमने चीजें पूरी पढ़ी, ठीक है, क्या पढ़ी, तो हमने ये पढ़ी कि एक टेन्योर होल्डर होगा, ठीक है, वो जमीन देगा टेनेंट को, और उसके बदले में टैक्स लेगा, और वो टैक्स किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा। ये जो पूरी सिस्टम है इसको बोलते हैं काश्तकारी। इसको क्या बोलते हैं, काश्तकारी या टेनेंसी, ठीक है। उसके बाद है खूट कट्टी भूमि। खूट कट्टी भूमि का मतलब क्या होता है, खूट कट्टी भूमि का मतलब यह होता है कि एक जंगल है, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे झारखंड में जंगल भरे पड़े थे, और यहाँ पे बहुत सारी जनजातियां थी, जैसे असुर जनजाति जो सबसे पुरानी झारखंड की मानी जाती है। उसके बाद और भी बहुत सारी आदिम जनजाति यहाँ पे थी।
अब उसके बाद क्या हुआ कि बाहर के कुछ लोग आए, जैसे मुंडा जनजाति की बात करते हैं, उरांव जनजाति की बात करते हैं, इस प्रकार से बाहर से कुछ जनजाति आए जो यहाँ के जंगलों को साफ कर दिए। ठीक है, जंगल को साफ कर दिए और उसको रहने लायक या उजाड़े लायक, मतलब उसमें खेती करने लायक, रहने लायक इसको बना दिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं खुटकट्टी भूमि। खूट का मतलब परिवार होता है, तो परिवार द्वारा जो जंगल काटे गए उससे जो भूमि उत्पन्न हुई, जो रहने लायक हो गई, जो खेती करने लायक हो गई, उसे हम खुटकट्टी भूमि कहते हैं। तो ये खुटकट्टी भूमि जो होती है ना, ये अलग अलग जनजातियों की हो सकती है। ये उरांव की हो सकती है, मुंडाओं की हो सकती है, अलग अलग जनजातियों की हो सकती है। मगर जब ये किसकी हो जाएगी, मुंडा की हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं मुंडारी। मुंडारी खुटकट्टी भूमि जब ये इसकी हो जाएगी, मुंडा की हो जाएगी, तो स्पेशल एक कैटेगरी बन जाती है मुंडारी खुटकट्टी भूमि। ठीक है, या जो टैलेंट, जो यहां पे आप देख पा रहे हैं काश्तकार, जो काश्तकार मुंडारी खुटकट्टी जो भूमि है उनके मालिक हैं। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं मुंडारी खुटकट्टीदार। ठीक है, तो आई होप इतनी चीजों को आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करेंगे मजीहस भूमि। मजीहस जो है वो जमींदारों की भूमि है। और यदि हम बात करें आगे, तो भुइयारी भूमि क्या है, तो भुइयारी भूमि का मतलब क्या होता है। देखिए, भुइयारी भूमि का बहुत सारा कंसेप्ट बताया जाता है। बेसिक कंसेप्ट में यदि बात करें तो भुइयारी भूमि का कंसेप्ट वही है जो मुंडारी खुटकट्टी भूमि में हमने अभी बताया कि जंगलों को साफ किया और वो रहने लायक बनाया। तो कुछ भुइयारी भूमि का मतलब आप एक तरह में ये समझिए कि ये लोग जो है फाउंडर थे हमारे झारखंड के एक तरह से। यदि खेती करने की बात करें तो ये जो है मतलब खेती करने लायक इन्होंने जमीन बनाया था, तो ये एक तरह के फाउंडर है, उनको भुइयार बोला जाता है। यदि अगले टर्म में हम बात करें, भुइयार की जो बात होती है वो मुंडा मानकी सिस्टम में आप पहली बार देखने को मिलती है, मुंडा मानकी सिस्टम में। और मुंडा मानकी सिस्टम में जैसा कि हमने ऊपर देखा कि मानकी जो होता था वो पट्टी का हेड होता था, और इसके पास क्या मिला हुआ था कि भाई तुम लगान वसूलो। ठीक है, मुगल शासन काल में आपको मालूम कि लगान वसूलने के लिए बताया गया, तो बोला गया कि भाई तुम लगान वसूलो, और इसी मानकी को भुइहर कहा जाने लगा। ठीक है, तो एक तो टर्म वहां से भी आता है। ठीक है, तो आपको दोनों ही टर्म दिमाग में रखना है, जिस प्रकार से प्रश्न बनेंगे उसी प्रकार से आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो भुइहर, इनके द्वारा जो भूमि होती है उसको भुइहरी भूमि बोलते हैं। हालांकि ज्यादातर हो सकता है कई बार ऑप्शन में दे दें उरांव, तो बेसिकली उरांव लोगों की जो भुइहर भूमि है वो ज्यादा है उरांव, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उरांव की ही है, अलग जनजातियों को भी आपको भूमि मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजहंस भूमि। जो राजाओं की भूमि होगी या राजा किसी को दान में दिए होंगे उनको बोलते हैं राजहंस भूमि। उसके बाद खाता। खाता और खतियान क्या होता है, बेसिकली खाता में एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, खाता में रिकॉर्ड होता है जिसमें प्लॉट नंबर होगा, क्षेत्र होगा, सीमा होगा, उसमें होल्डिंग किसके पास है वो बताया जाएगा। ये सारी चीजें खाता में होती है। और जब बहुत सारा खाता का कोई डेटा रहेगा एक कहीं पे, तो उसको बोलते हैं खतियान। खतियान क्या है, खतियान का मतलब ये समझ लीजिए कोई एक बुक है। ठीक है, खाता का मतलब समझिए, बुक है, कोई एक बुक है, बुक का अलग अलग पेज हो गया खाता। मतलब एक पेज में आपका नाम दे दिया बाबूलाल, दूसरा में दे दिया मान लीजिए श्यामल। ठीक है, उसके बाद तीसरा में दे दिया हेमंत, मान लीजिए अलग अलग कोई भी नाम जो है दे दिया, तो ये सब खाता हो गया। ठीक है, और ये कहीं पे एक जगह कलेक्ट कर दिया गया, इसको बोलेंगे खतियान। समझ गए बात, तो खतियान इज द प्लूरल ऑफ खाता। ठीक है, आगे बात करेंगे खेवट के बारे में। खेवट क्या है, बेसिकली खेवट क्या होता है, खेवट जो है वो उसमें इंटरेस्ट, अभी खाता खतियान हमने देखा ना कि उसमें बताया गया कि क्या किसके नाम से जमीन है। ठीक है, कितना जमीन है, एरिया क्या है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। खेवट में क्या होता है कि कितना इंटरेस्ट है इसका, कितना इसमें ये इंटरेस्ट दे रहा है, लगान दे रहा है, ये सारी चीजें किसमें लिखा रहता है, खेवट में लिखा रहता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। हम आगे बात करेंगे। अब देखिए, सीएनटी एक्ट आने के पहले कुछ प्रावधान हमारे यहाँ थे। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि 1831-32 के बाद में एक कानून बना विल्किंसन रूल। ठीक है, 1837 में बना, इस एग्जाम में सवाल पूछता है। ठीक है, उसके बाद जो है सीएनटी एक्ट में और भी बहुत सारे कानून थे। कानून जैसा कि हम इंपॉर्टेंट कानून में बात करें, कानून तो बहुत सारे थे, मगर एक छोटा नागपुर भूतरीति अधिनियम जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट 1869, उसके बाद छोटा नागपुर भूस्वामी काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम
उसके बाद है बंगाल काश्तकारी अधिनियम। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट ज्यादा सा सवाल एग्जाम में पूछता है वो पहला वाले से पूछता है, और वो ये पूछता है कि बताओ कि कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें क्या था, तो एक विशेष कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, और वो आंसर होगा आपका 1869 का छोटा नागपुर भूस्थिति अधिनियम। बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि मुंडारी खुट कट्टीदार जो भूमि थी उसको नेग्लेक्ट किया गया था, मतलब उसमें उसकी कोई भी रिकॉर्ड नहीं की गई थी, मगर और भी कुछ भूमि थी जैसे भुयरी भूमि, उसके बाद और भी कुछ कुछ भूमि थी, ठीक है, मझगज भूमि। तो इसमें भुयरी और मझगज भूमि का सर्वेक्षण तो करवाया गया, मतलब सर्वे करवाया गया और उसका पूरा रिकॉर्ड दिया गया, मगर मुंडारी भूमि वगैरह का नहीं किया गया, जिससे मुंडारी खुट कट्टीदार जो यहाँ के एक तरह के फाउंडर माने जा सकते हैं उनके साथ धोखा हुआ और उनकी जमीनें छीनती चली गई, क्योंकि जब आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप कैसे आप बताएंगे कि ये मेरी जमीन है, समझ रहे हैं। तो ये इसकी खामियां थी, जिसके बाद जब खामियां चीजें रहती हैं तो आपको मालूम है कि आंदोलन होंगे, और जैसा कि मैंने बताया कि 1895 और 1900 के बीच में आंदोलन हुए, और उस आंदोलन का नाम क्या है भाई, तो उस आंदोलन का नाम है मुंडा उलगुनान मुंडा विद्रोह, जिसमें बिरसा मुंडा ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। और उसी के बाद चूंकि छोटा नागपुर रीजन में हुआ, इसलिए जो है एक एक्ट बना 1908 में जिसका नाम पड़ा CNT एक्ट, तो उसी को अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कथा प्रारंभ करते हैं, और कथा से यहाँ पे सबसे पहले जो कथा की इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, देखिए CNT एक्ट क्या है, सिंपल समझिए, एक कहीं ना कहीं तो बुक में लिखा होगा ना, है ना, और उसमें पूरी चीज क्या होगा, बुक में आप जब कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर्स होता है पहले, है ना, जैसे मान लीजिए मोशन वाला एक चैप्टर हो गया, उसके बाद दूसरा कोई ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी तरह से इसमें क्या चैप्टर्स होते हैं। तो समझिए 1 नंबर चैप्टर, 2 नंबर चैप्टर, इस तरह से कितना चैप्टर्स होगा, 19 चैप्टर दिया हुआ है इसमें। उसके बाद चैप्टर के अंदर क्या होता है, बहुत सारा मतलब कि क्या रहता है, उसमें कंटेंट रहता है, टॉपिक रहता है। तो उसी में क्या है कि बहुत सारे टॉपिक हैं, तो टॉपिक यहाँ पे क्या है, तो धारा है। जैसे चैप्टर 1 में आपको जो है, चैप्टर 1 जब आप देखेंगे पहला चैप्टर, तो उसमें 3 धारा है, 1, 2 और 3, ठीक है। इसमें जैसा कि दिया गया है कि इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, परिभाषाएं क्या होगी, इसके बारे में चैप्टर 1 में दिया गया है। फिर आप जब चैप्टर 2 खोलेंगे तो उसमें आपको 4 से 8 मिलेगा, 4 से 8, इसमें 5 धारा है, 4, 5, 6, 7, 8, कितना धारा हो गया, 5 धारा। कई लोग बोल देंगे 4 धारे होते हैं, ठीक है, 4 से 8 देखे 4 धारा नहीं, 5 धारा, 4, 5, 6, 7, 8। और इसमें जो 4 से 8 चैप्टर 2 दिया है वो बोलता है काश्तकारों का वर्ग, मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ टेनेंट है वो बताता है चैप्टर 2 में। इसी प्रकार से आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसके चैप्टर्स जो है अलग अलग हो जाएंगे। तो आई होप इतनी चीजें आप समझ गए होंगे कि चैप्टर के अंदर ही धाराएं हैं, तो धारा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपने चैप्टर पढ़ लिया कोई धारा पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है। चैप्टर के अंदर ही धारा है, 271 धारा है, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल की बात करेंगे, अनुसूची। अनुसूची 2 है, ए और बी, बहुत सिंपल है। अनुसूची में क्या दिया गया है, देखिए अनुसूची नाम से लग रहा होगा, सूची, सूची का मतलब क्या होता है, लिस्ट, ठीक है, क्या चीज का लिस्ट। तो इसमें क्या है कि आपको जैसा कि मालूम है कि कोई मान लीजिए कानून बना, 1908 में कानून बना, उसके पहले भी तो कोई कानून होगा, भूमि संबंधी कानून तो बने होंगे, जैसा कि हमने अभी लिस्ट 2-3 का लिस्ट हमने दिखाया। तो अब क्या हुआ कि जब एक नया कानून बनेगा तो पुराने कानून को रद्द करना पड़ेगा यदि वो उससे रिलेटेड है ना, कोई उससे रिलेटेड यदि कानून है कि पहले मान लीजिए बोला गया था कि ए को मान लीजिए कोई भूमि का अधिकार है, ठीक है, मान लीजिए टेनेंट इसमें है, मान लीजिए किसान है, पहले वाले कानून के अनुसार बोला गया था कि मान लीजिए 30% टैक्स देना होगा, अब 1908 में बोला कि नहीं 20% देना होगा, तो पहले वाले कानून को रद्द करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए अनुसूची बनाया गया है, अनुसूची ए और बी, ठीक है। तो अनुसूची ए और बी, अनुसूची बी में बेसिकली मानमून माला एरिया के लिए जितने भी कानून बने गए थे उसको नलिफाई किया गया, उसको रद्द कर दिया गया। और अनुसूची ए में जो आपको छोटा नागपुर आप देख पा रहे हैं, गोटा नहीं होगा या छोटा होगा, ठीक है, तो जो छोटा नागपुर है उस एरिया में जो भी कानून है पहले से उसको निरस्त की जो लिस्ट है वो आपका अनुसूची ए में डाला गया, समझ गए। चलिए, तो उसको बोलते हैं निरसन। निरसन मतलब नलिफाई, मतलब खत्म करना, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर्स के अंदर। तो चैप्टर्स जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला जो अध्याय है उसमें 3 चैप्टर है, ठीक है। क्या चैप्टर है में, चैप्टर 1 में आप जब पढ़ेंगे तो 3 सेक्शन मिलेंगे, तो हम लोग एक एक सेक्शन करके चलते हैं। पहला सेक्शन क्या है, अधिनियम का नाम और प्रसार।
अधिनियम का नाम क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। प्रसार का मतलब कहां तक है, आपको मालूम है किसमें लिखा हुआ है? छोटा नागपुर में। मगर अभी की हम यदि बात करें तो आपको मालूम है कि इसमें 4 प्रमंडल मिलेंगे, उसी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, उसके बाद पलामू प्रमंडल, और कौन सा प्रमंडल है सबसे नीचे? कोल्हान प्रमंडल। तो ये 4 प्रमंडल आपको मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन 2 की बात करेंगे। इसमें अनुसूची ए और बी जो हमने देखा उसकी समाप्ति, उसका निरसन के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 में क्या है? परिभाषाएं, क्या है? डेफिनेशंस है। क्या डेफिनेशन है? चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम देखेंगे। सबसे पहले भूगत बंधक, ठीक है, भूगत बंध बंधक क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई जमीन है, इसने क्या कर दिया? मॉर्गेज में रख दिया है। मॉर्गेज में मतलब कि बंधक, बंधक मतलब समझते हैं यहाँ कि कहीं पे किसी साहूकार के पास रख दिया है, मान लीजिए। बंधक मतलब सरकार के पास किया, टेन्योर होल्डर के पास, मान लीजिए बेसिकली टेन्योर होल्डर से ही काश्तकार लेगा, तो उसके पास मान लीजिए बंधक रखा हुआ है। और इसमें क्या होगा कि इसमें यह काम करेगा और इसका जो जमीन से फायदा है ये तब तक नहीं लेगा जब तक ये बंधक की जो जिसके बदले में उसको पैसा मिला होगा, बंधक के मतलब जो है बदले उसको पैसा मिला होगा, वो पैसा जब तक चुकाएगा नहीं तब तक उसमें जो भी इसको फायदा होगा, इस जमीन से इंटरेस्ट मिलेगा, वो इस बंदे को नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं भूगत बंधक, ठीक है, समझ गए। आगे है जोत, ठीक है। जोत का मतलब क्या होता है? रैयत द्वारा जो एक भूखंड होता है जिसमें रैयत काम करते हैं, किसान काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? जोत बोलते हैं, ठीक है। अब रैयत को हम लोग आगे डिफाइन करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। उसके बाद कोरकर, मगर एक लैंग्वेज में यदि रैयत समझिए तो रैयत का मतलब किसान होता है, मगर ऑप्शनल क्वेश्चन में रैयत के बारे में बोलेगा, बताइए इनमें से कौन रैयत नहीं है, ठीक है, तो बना पाइएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए आगे बात करेंगे कोरकर। कोरकर क्या होता है? तो कोरकर नाम से समझ में आ रहा है, कोरकर बनाया गया मतलब क्या? बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि धान की खेती आपने देखा होगा, इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर बनाई जाती है, तो इसी को बोलते हैं कोरकर भूमि। उसके बाद है भूस्वामी, लैंड लॉर्ड, तो आप समझते हैं जिसका जमीन जो मालिक होगा उसको बोलते हैं भूस्वामी। उसके बाद क्या है? देखिए यहाँ पे भूस्वामी लिखा हुआ है ना। चलिए आगे बात करेंगे। जंगल संपत्ति के अंतर्गत खड़ी फसल भी आती है, ये तो खैर समझ ही रहे हैं। मुंडारी खुद कटीदार ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, भूधृति ऑलरेडी बात कर चुके हैं, स्थायी भूधृति, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग चलते हैं। अब आएंगे हम लोग चैप्टर 2 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हमने बोला कि चैप्टर 2 में आपको क्या मिलेंगे? 4 से लेकर 8 तक धाराएं जो है वो चैप्टर 2 में मिलेंगी। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले अध्याय में लिखा काश्तकारों की का वर्गीकरण, मतलब काश्तकारों का वर्ग, क्लासिफिकेशन या क्लास ऑफ टेनेंट। टेनेंट्स का जो क्लास है मतलब कितने टाइप्स के हैं टेनेंट, उसके बारे में बताया गया है अध्याय 2 में। धाराएं हैं 4 से 8। पहला जो धारा है 4 नंबर, इसमें काश्तकारों की सूची दी गई है कि भाई ये काश्तकार है। कौन कौन काश्तकार है? तो इसमें भूधारक बोला गया है, रैयत बोला गया है, खुदकट्टी अधिकार बोला गया है, अधिकार युक्त रैयत, और मुंडारी खुद अधिकार जो है, मुंडारी खुदकट्टी अधिकार जो है बोला गया है। मतलब 1 2 देखिए यहाँ पे काश्तकार है, भूधारक भी काश्तकार हो गए, रैयत भी काश्तकार हो गए, खुदकट्टी अधिकार युक्त रैयत भी काश्तकार हो गए, मुंडारी खुदकट्टीदार भी काश्तकार हो गए, ठीक है। तो ये काश्तकार के टाइप जो है लिख दिए गए हैं। और धारा 5 में भूधारक के बारे में बताया गया। ये अब क्या है? अब इसके बारे में आगे जो धाराएं दी गई हैं अब उसमें डिटेल में बताया गया। होता नहीं है कि ऊपर में उसका पूरा दे दिया कि ये भूधारक है, आगे में ठीक है भाई ये भूधारक है, इसके बारे में डिटेल तो बताओ, तो वही दिया गया है। धारा 5 में बोल दिया चलो ठीक है, हमने बोला था कि इसके अंदर भूधारक है, चलो जान लेते हैं भूधारक क्या होता है। तो उसके बारे में बताया गया। भूधारक क्या होता है आपको मालूम है, टेन्योर होल्डर इसको बोलते हैं, ठीक है। आपको मालूम है कि जो अपनी जमीन किसको देगा? टेनेंट को देगा, ठीक है, टेनेंट को देगा खेती करने के लिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? भूधारक बोलते हैं। तो हमने देख लिया था वहां पे, हमें यहाँ पे फिर से बनाओ यदि दो, तो आपको मालूम है कि एक टेन्योर होल्डर होता था, टेन्योर होल्डर, और ये क्या करता था? ये जो है अपनी जमीन किसको देता था? टेनेंट को देता था, टेनेंट को देता था, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो वही है। उसके बाद इसका जो टैक्स है टेन्योर होल्डर गवर्नमेंट को देता था, किसको देता था? गवर्नमेंट को, ठीक है। देखिए जैसा कि हमने बोला था अभी कि जो भूधारक होता है वो खुद भी खेती कर सकता है, मैंने बोला था,
और वो रैयत को भी रख सकता है। दोनों ही चीज मैंने बोला था कि टेन्योर होल्डर खुद भी भूमि पे खेती कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए टेन्योर होल्डर को, भूधारक को जो है वो क्या किया है, वो काश्तकार के लिस्ट में ही रखा है, टेनेंट के लिस्ट में ही रखा है। समझ रहे बात। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए उसके बाद बात करेंगे रैयत की, ठीक है। रैयत क्या होता है, वैसा व्यक्ति जिसने खेती करने के लिए भूमि धारण करने का अधिकार लिया है। तो बेसिकली रैयत क्या करता है, तो रैयत जो है वो खेती करेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद है खूट अधिकार युक्त रैयत। अब देखिए एक तो रैयत हो गया, अब रैयत का अगला टाइप जो है खूट कट्टी अधिकार युक्त, ये स्पेशल टाइप के रैयत है। और ये किस प्रकार का रैयत है, खूट कट्टी अधिकार युक्त रैयत का मतलब ये खेती तो कर रहे हैं मगर खूट कट्टी अधिकार है, इन्होंने जंगल को साफ करके खुद जमीन बनाई है, ये अलग से हो गया। उसके बाद और एक आता है मुंडारी खूट कट्टीदार, ठीक है। मुंडारी खूट कट्टीदार का मतलब क्या होता है, खूट कट्टी अधिकार युक्त जो रैयत होते हैं वो किसी भी जनजाति के हो सकते हैं, उरांव हो सकता है और भी जनजाति हो सकता है, मगर मुंडारी खूट कट्टीदार जो रैयत होंगे, ठीक है, रैयत नहीं है ये, ध्यान से देखिए, मुंडारी खूट कट्टीदार ये रैयत नहीं है। ये एग्जाम में सवाल एग्जाम में पूछता है कि बताओ इनमें से कौन रैयत नहीं है, तो वहां पे ऑप्शन में आपको दिखाना पड़ेगा मुंडारी खूट कट्टीदार। ये रैयत नहीं है मगर ये क्या है, ये काश्तकार है, ठीक है। ये देखिए काश्तकार के अंदर आएंगे मगर रैयत के अंदर नहीं आएंगे, रैयत का तो अलग ही हो गया। रैयत आपका धारा 6 में आता है, फिर धारा 7 में खूट कट्टी अधिकार युक्त कर दिया, उसके बाद आपका धारा 8 में मुंडारी खूट कट्टीदार आ गया। मतलब मुंडारी खूट कट्टीदार का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया कि जंगल को साफ किया और उसमें खेती करने लायक बनाया, उसको बोलते हैं मुंडारी खूट कट्टीदार रैयत, सॉरी मुंडारी खूट कट्टीदार। तो आपने समझ लिया यहाँ तक। तो इसको हम लोग यदि डायग्राम से देखें कि जो हमारे क्लास ऑफ टेनेंट की हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लास ऑफ टेनेंट, ठीक है, मतलब काश्तकारों का वर्ग, ठीक है। तो ये आपका कौन से ये में आ रहा था धारा में, तो ये धारा 4 में आ रहा था, है ना, क्लास ऑफ टेनेंट धारा 4 की बात कर रहे थे। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे दिखा देते हैं। पहला है क्या, तो पहला जो है आता है भूधारक, तो पहला हो गया भूधारक, ठीक है। ये किस में आ गया, धारा 5 में आ गया। उसके बाद अगला क्या आ जाएगा, रैयत आ जाएगा, ठीक है, रैयत, ये धारा 6 में आएगा। फिर क्या हो गया, खूट कट्टी अधिकार, खूट कट्टी शादी में इतना बड़ा हंगामा होने के बाद अधिकार योग रैयत, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका धारा 7 में, और धारा 8 में क्या हो जाएगा, मुंडारी खूट कट्टीदार, मुंडारी खूट कट्टी अधिकार युक्त रैयत। इस प्रकार से आप डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।